आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है पीडीएम की पिंडी मार्च की धमकी, तर्जुमान पाक फौज की जानिब से चाय की ऑफर, क्या फॉरेन फंडिंग केस से हुकूमत खत्म हो सकती है, शुगर मिल्स एसोसिएशन का खत, खतरे की घंटी, क्या चीनी 100 का हिस्सा फिर से उबूर कर जाएगी, और फिर तारीखी ब्लैकआउट के बाद अवाम पर बिजली बम, सितम कैसे होगा खत्म। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज इंतहाई धीमे, मुदब्बिराना मगर बारोब अंदाज में रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने पाक फौज के रवायती जर्री अंदाज में भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर की जाने वाली खिलाफ वर्जियों का पर्दा भी फाश किया है और वहीं पाक फौज की जानिब से दिए जाने वाले बरवक्त जवाब से भी आगाह किया है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भारत के प्रोपेगेंडा वॉर और पाकिस्तान में दहशतगर्दाना सरगर्मियों के बारे में भी बात की है, जहां उन्होंने सिक्योरिटी डोमेन में बात करने की कोशिश की है। वहीं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार से आज पॉलिटिकल डोमेन में भी कुछ सवालात किए गए, खासतौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से मुताल्लिक जो अपोजिशन की मूव चल रही है उस पर भी मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार से सहाफ़ियों की जानिब से सवालात किए गए। उनसे पूछा गया कि रहमान इरादा रखते हैं कि वो इस्लामाबाद की बजाय रावलपिंडी का रुख करें, उस पर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से क्या जवाब दिया गया, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। लॉन्ग मार्च का उन्होंने अनाउंस किया हुआ है इस्लामाबाद हुकूमत वक्त के खिलाफ, लेकिन उन्होंने धमकी दी है कि वो पिंडी आएंगे, GHQ का इशारा, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं इस हवाले से मतलब मुझे उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती पिंडी आने की, और अगर फिटॉल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। सवाल खालिस्तन सियासी नौयत का था मगर DGISPR की जानिब से दानिशमंदी से उसका जवाब दिया गया, बड़ा वाइजली रिस्पॉन्ड किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम लॉन्ग मार्च का रुख इस्लामाबाद की बजाय रावलपिंडी की तरफ मोड़ने का इशारा कब दिया था और वो क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। हुकूमत के पास 1 महीने की मुद्दत है, के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी, उसकी तारीख का तयन ऐलान करेगी, और ये भी आपको बता दूं कि इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। DGISPR ने तो कह दिया है रावलपिंडी आना चाहते हैं, आपकी आओ भगत करेंगे, चाय पानी भी पूछेंगे। गुज़श्ता दिनों से मुल्क में मुख्तलिफ हलकों से अपोजिशन जमातों की बैकडोर राब्तों के हवाले से भी चैमगोइयां जारी है कि कहीं पर कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, कुछ मेल मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन DGISPR ने ऐसी खबरों की भी आज सख्ती से तरदीद कर दी है। ने रेफर किया कि कोई बैकडोर कॉन्टैक्ट कोई फौज का कोई है, एब्सोल्युटली नॉट, देयर इज नो सच थिंग। मैंने जिस तरह कहा कि हम वी वांट टू स्टे आउट ऑफ एंड वी आर आउट ऑफ, सो दैट शुड बी गुड इनफ। फौज हुकूमत का एक ज़ैली इदारा, जो भी बातचीत इस ज़मन में की गई है, मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान ने उसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिया है और उसको टैकल भी कर रही है। सो फौज को सियासी मामलात में ना आने की ज़रूरत है और ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। फौज को ना तो सियासी मामलात में आने की जरूरत है और ना ही फौज को सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। आपको याद होगा पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास था जिसकी सदारत जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की थी और वो भी रावलपिंडी में हुआ था, और उस इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आई थी जिसपे कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से वाजे कर दिया गया था कि ये सियासी मामला जो है उसको अपने तक रखें, फौज का कोई अमल दखल नहीं है सियासत के साथ। और आज DGISPR ने भी मेरा ख्याल है उस पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है कि फौज का स्टांस ये है कि वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से दूर रहना चाहती है, वो सियासत में नहीं कूदना चाहती है, और वो वाज़ेह पैगाम भी दे रहे हैं अपोजिशन रहनुमाओं को कि सियासत जो है उसको सियासी बाउंड्रीज़ के अंदर रखें, फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब गुज़श्ता कई रोज़ से जो PDM के जलसे हैं उनमें भी प्रोपेगेंडा कैंपेन चल रही है, यकीनन एक कंट्रोवर्शियल बातें भी हो रही हैं, फौज की क़यादत से मुताल्लिक भी सवालात किए जा रहे हैं। तो इस प्रोपेगेंडे का जवाब किस तरह DGISPR ने दिया है और इसको प्रोपेगेंडा ही करार दिया है, वो क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। बाकायदा तौर पर फ़ौज को सियासत में घसीटा जा रहा है, फ़ौज को सेलेक्टर कहा जा रहा है, फ़ौज को धमकियाँ दी जा रही हैं, उनके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जिस कदर फ़ौज को अवाम के अंदर उसकी साख को मजरू किया जा सकता है वो करने की कोशिश की जा रही है बाज़ जमातों की जानिब से। इलेक्शंस की बात की जाती है, पाकिस्तान फ़ौज को हुकूमत वक्त ने इलेक्शंस कराने का कहा, पाकिस्तान फ़ौज ने अपनी पूरी ज़िम्मेदारी और दयानतदारी के साथ वो इलेक्शंस कराए। उसके बाद अगर किसी को उसके ऊपर किसी किस्म की कोई शक है, कोई प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान के तमाम इदारे अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने ही उसके ऊपर फ़ैसला करना है
उन्हीं को अप्रोच किया जाना चाहिए उसके लिए। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज 3 बातों की खुलकर वजाहत की है। उन्होंने जहां ऑपोजिशन की जानिब से दिए जाने वाले बयानात पर तशवीश का इजहार किया है, वहीं ऑपोजिशन को अपना शौक पूरा करने का मशवरा भी दे डाला है। उन्होंने इंतखाबात 2018 के हवाले से प्रोपेगेंडे को बेबुनियाद करार दे दिया है, जैसा कि वो कह रहे हैं। DGISPR ने यह भी वाजे किया है कि पाक फौज हुकूमत का ज़ेली इदारा है और ऑपोजिशन को अगर किसी बात पर तशवीश है मुतल्लिका इदारों से रुजू करे। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है या मुतल्लिका इदारे हैं, कोर्ट का फॉरम मौजूद है, वो अदालत में चले जाए। इन्हीं निकात पर इतवार के रोज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भी ऑपोजिशन जमातों को 2 टूक में पैगाम दिया था। इससे मिलता जुलता पैगाम वजीर आजम पाकिस्तान दे रहे थे। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। ये जो पाकिस्तान फौज के खिलाफ जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी फौज को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दें। कभी मैंने पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट के दौरान किसी को फौज को अटैक करते ऐसे नहीं देखा, ये कभी नहीं हुआ पहले। तो अब वो ये डेस्परेशन की एंड है कि जब GHQ चले जाएंगे, ये अपने इत्मीनान रख लो कि इनकी सारों की ट्रीटमेंट होने वाली है। अब बहुत सारे सवालात सर उठा रहे हैं। सवाल यह है कि DGISPR के मुदब्बराना अंदाज में पैगाम ने या ऑपोजिशन जमातों के प्रोपेगेंडे का जोर तोड़ दिया है। साथ ही DGISPR ने कौम को इत्तेहाद व यकजहती का पैगाम भी दिया है। मगर सवाल ये उठता है कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऑपोजिशन जमातों का बयानिया दम तोड़ गया है? क्या इसमें कोई हकीकत है? क्या PDM क़यादत मुतबादिल बयानिए पर गौर करेगी? क्या फौज को सियासत में घसीटने की रविश खत्म हो सकेगी? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सीनियर तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लौती हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, आज DGISPR का जो प्रेसर था उसमें मल्टीपल डोमेन्स थे। एक जो प्राइमरीली और प्रोमिनेंट डोमेन था वो सिक्योरिटी डोमेन है। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो सिक्योरिटी डोमेन के हवाले से जो ने बात की है कि भारत इस वक्त इन स्टेट ऑफ हाइब्रिड वॉर है और वो 5th जनरेशन वॉरफेयर का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। सर, अब बार बार बात करते हैं, हमने UN को एक डोजर भी पेश कर दिया जिसपे हमने बताया कि EU डिसइंफो लैब ने क्या क्या एक्सपोज किया है और हमने क्या देखा है अब तक, भारत किस तरह से उसको बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सर, ये 5th जनरेशन वॉरफेयर या हाइब्रिड वॉरफेयर के टूल को हम उतना इफेक्टिवली इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं भारत को काउंटर करने के लिए? हाँ, मेरा ख्याल है कि ये ऑब्जर्वेशन आपकी दुरुस्त है, बल्कि यूं कहिए कि ये जो EU इंफॉर्मेशन लैब की रिपोर्ट है ये भी एक गैबी मदद आई है पाकिस्तान के हक में। अदरवाइज अगर वो 15 साल से ये काम कर रहे थे तो हमारे किसी अदारे को चाहिए था कि वो बेनकाब कर देते। बहरहाल ये शायद इसलिए अच्छा हुआ कि जब किसी न्यूट्रल या तीसरी पार्टी से बात आती है तो उसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा होती है, लोग उस पर ज़्यादा वो करते हैं। देखिए, DGISPR ने बड़े अच्छे तरीके से बैरूनी थ्रेट्स और अंदरूनी थ्रेट्स का जिक्र किया और फिर इस हाइब्रिड वॉर जिसका जिक्र कर रहे हैं उन्होंने उन 6 इलाकों का जिक्र भी किया जहां पर फोकस करते हैं। जब हिंदुस्तान के जो बयानिए हैं उसमें आपने देखा होगा कि वो इकोनॉमिकली आपको अंडरमाइन करते हैं, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में रखने डालते हैं, आपके मुल्क के अंदर आपस में निखाड़ पैदा करने की कोशिश करते हैं और ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट और इस किस्म के जितने मामले हैं, तो हमें इन तमाम शोबों में जवाब देना होगा। ये एक बात जरूर अच्छी हुई है। एक और डोमेन में DGISPR ने बात की है जो पॉलिटिकल डोमेन, क्योंकि सवाल उनसे किया गया PDM से मुताल्लिक, तो DGISPR का ये कहना था पर्टिकुलरली, एक तो मौलाना का जो स्टेटमेंट था कि हम पिंडी जाएंगे, उस पर उन्होंने कहा जी अब पिंडी आए आपका जो है आपको चाय भी पिलाएंगे और साथ में पूछा भी जाएगा, खातिर तवाज़ु भी होगी। दूसरा जो है फौज को सियासत में घसीटने से मुताल्लिक है, फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। अब DGISPR दबे अल्फाज में किसको पैगाम, क्या पैगाम दे रहे हैं इसमें सर? मेरा ख्याल है कि सभी के लिए ये पैगाम है। ये पैगाम अपोजिशन के लिए भी है, ये पैगाम हुकूमत के लिए भी है, ये अवाम के समझने की बात भी है। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये बात वाज़ेह की कि अगर किसी को कोई शिकायत है जो कि हो सकती है तो उसके इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, वहाँ जाके वो शिकायत की जाए। लेकिन अगर कोई ये कहे कि सारे ही इंस्टीट्यूशन जो हैं वो दुरुस्त ठीक नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये स्टेट के खिलाफ बयानी है। इसको फिर ठीक करने के लिए अगर आपको सर जोड़कर बैठना है तो वो बिल्कुल एक अलग उसका रास्ता अख्तियार करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस सवाल को हैंडल किया। और जो कुछ लोग ये चाय पीने और खातर मदारत को थोड़ा सा ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल ऐसी कोई बात नहीं है। आपने वो सुना होगा कि वो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नरम, रिज़्मे हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। तो ये बाहर के दुश्मनों के लिए सख्ती है पाकिस्तानी फौज की, इनकी खामोशी और इतना कुछ जो कहा गया और उन्होंने कहा कि जवाब हुकूमत को देना चाहिए। मेरा ख्याल ये इंडिया देता है इस बात का कि जो इस वक्त फौजी क़यादत है उनकी क्या एटीट्यूड है, क्या उनकी समत है काम करने की।
तो वो जो जिस चाय और खादर मदारत का जिक्र कर रहे हैं उसको उसी पैराए में लिया जाए जो अपनों के लिए की जाती है। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब ने भी वो एक यूट्यूबर्स के साथ जो उनका इंटरव्यू था उसमें उन्होंने कहा कि जो इस वक्त ऑपोजिशन है वो फौज से ये कह रही है कि हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। ये सवाल भी DGI-SPR से किया गया, वो कि उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया है। आपको लगता है कि इस वक्त जो मूवमेंट है, क्योंकि PDM का चार्टर अगर देखा जाए तो स्टेट ओवर स्टेट की बात कर रहे हैं, और फिर ख़ास तौर पे इमरान खान साहब भी माजी के कुछ वाक़यात का जिक्र करते हैं, कभी वो जनरल शुजा पाशा की बात करते हैं, ज़हीरुल इस्लाम साहब का तज़किरा करते हैं, कुछ इस तरह की बातें तो वहाँ भी होती हैं। तो आपको लगता है कि ये जो बातें हो रही हैं ऑपोजिशन के हलकों में, इनमें कहीं ना कहीं जो है वो किसी जगह पर कोई जायज़ मुतालबा है? जी देखिए, जब तो हम 70 साल की तारीख का जिक्र करते हैं तो उसमें तो गलतियां हुई हैं और सभी इंस्टीट्यूशन से हुई हैं, उसमें जुडिशरी भी शामिल है, उसमें फौज के भी हम सब जानते हैं कि मार्शल लगाए गए और भी है, और लेकिन उसमें कोताहियां पॉलिटिकल पार्टीज की भी हैं, पॉलिटिशियंस की भी हैं। इस वक्त की जो फौजी क़यादत है वो उसका मेरा ख्याल रुख बिल्कुल मुतय्यन है। वो अपने जैसे उन्होंने कहा वी आर ऑन कोर्स, वी रिमेन ऑन कोर्स, के हम जवाब देने के बजाय अपना काम करते रहेंगे। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की कि फौज एक हुकूमत का ज़ैली इदारा है, जो मतलब बहुत बिल्कुल दुरुस्त अल्फाज हैं, और अगर वो मदद करते हैं जैसे कोविड-19 में कर रहे हैं या टिड्डी दल के सिलसिले में, तो वो कोई भी हुकूमत लेजिटिमेट होगी तो वो करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को शिकायत है तो उसके जो ना मुख्तलिफ फोरम मौजूद है वहाँ पर करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है आपने देखा होगा PDM के बयानी में वैसे भी अभी ज़रा नरमी नज़र आती है आपको, और थोड़ा सा आपस में पार्टियों का भी है, तो ये तो बयानिया ऐसा ऐसा मैं अगर ये कहूँ कि पिट रहा है तो वो मुनासिब होगा। ये अगर सिर्फ उसमें रहते अपने पॉलिटिकल फील्ड में तो बहुत अच्छा मौका था। तो आपको लगता है कि DGI-SPR के इस स्टेटमेंट के बाद, आज के प्रेशर के बाद, ये जो तासुर है मजीद मजबूत और गहरा हुआ है कि फौज और हुकूमत सेम पेज पर है? देखिए जी, उन्होंने जो बात बताई है वो तो ये कहा है कि फौज जो मैंने इंप्रेशन कलेक्ट किया और आप लोगों ने भी सुना है कि फौज हुकूमत का ज़ैली इदारा होने के नाते हर किस्म की मदद करेगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, जो कि लॉफुल है, और जो कुछ भी आखिर जो फौज के पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो इसी अवाम ने अपना पेट काट कर दिए हैं। तो फौज को किसी के ऊपर एहसान नहीं करती जब वो अवाम ही को बचाने के लिए या किसी सिलसिले में मदद करने के लिए आती है। और आपको पता है मदद एक सिलसिले में नहीं हुई, चाहे आपने पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने हो, चाहे आपने सेंसस करना हो, चाहे जल्जले आ जाए, चाहे कराची पानी में डूब जाए, चाहे टिड्डी दल का हमला हो जाए या ये कोविड-19 का हमला हो जाए, तो ये सारी चीज़ें फौज कर रही है क्योंकि हमारी ही फौज है। और ये सिर्फ इस हुकूमत के दौर में नहीं हुआ, ये पिछली हुकूमत के दौर में भी हुआ है। तो हुकूमत के साथ फौज को एक पेज पर ही होना चाहिए। फौज अलबत्ता बाज़ औक़ात अपना सजेशन देती है, उसको कुछ लोग जो है ना घबरा के डिक्टेशन समझते हैं। बस ये अगर फ़र्क ख़त्म हो जाए, उसको सजेशन लिया जाए, तो पूरी दुनिया में फौजें सजेशन देती हैं, इसमें कोई ऐसे परेशानी की लाग नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल स्पेस के हवाले से बड़े अरसे से बातें हो रही हैं कि इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट नहीं होने दे रही है। मतलब ख़ास तौर पे खान साहब का जो बयानिया रहा है, और वो जब बात करते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा, फिर ऑपोजिशन को पार्लियामान के अंदर हो या पार्लियामान के बाहर हो, हुकूमत का किरदार खुद ऑपोजिशन जैसा हो जाता है, और फिर ऑपोजिशन ही कहती है कि अब हम भी किसी से बात नहीं करेंगे। अगर ये सिचुएशन आई है तो वो कहते हैं इमरान खान साहब के रवैये की वजह से आई है। तो अगर ऐसे ही रहेगा, मतलब सियासतदानों के दरमियान ये खलीज बढ़ती चली जाएगी, तो फिर आप समझते हैं कि फिर रियासती इदारे को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा? ये देखें, ये बात तो दुरुस्त है कि ये सारे पॉलिटिकल मैटर्स हैं जो आप बात कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल स्पेस की बात है, ये पॉलिटिक्स की बात है, और पॉलिटिक्स में रवैये जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं। और कहीं ये दुरुस्त बात हो सकती है कि किसी एक के सख्त रवैये से आगे से जवाब भी सकता है, लेकिन ये रीत ख़त्म होनी चाहिए कि झगड़े ख़त्म करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टेप इन करे। मुझे नहीं मालूम कि बहुत सारे हर पार्टी में बहुत मुदब्बर सियासतदान मौजूद हैं, बड़े पुराने सियासतदान मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी में, PMLL में, और यहाँ भी मौजूद है। मैं जैसा आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि पिछले दिनों वो मोहम्मद अली दुरानी साहब की जेल के अंदर मुलाकातें, फिर मौलाना से मुलाकात, और फिर ये कहा जा रहा था कि असल में वो किसी का पैगाम लेकर जा रहे हैं। मैं उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपसे जानना चाह रहा हूँ। जी, वो तो एक देखें ना, वो तो एक अफवाह थी ना कि वो किसी का पैगाम लेके जा रहे हैं, और अंदाजे चूंकि हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है तो फौरन हम ऐसी चीज़ों पे एतबार कर लेते हैं, और लगता भी है इस तरीके से क्योंकि पहले ये होता है। लेकिन जब बार बार मौजूदा क़यादत कह रही है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, तो मेरा ख्याल है कि या तो इसके खिलाफ इनके सामने कोई लाया जाए, कोई सबूत लाया जाए, या फिर उनकी बात मानी जाए, या फिर मैं तो हमेशा देखें ये कहता हूँ कि क्या मुश्किल है PMLN के लिए और पीपल पार्टी के लिए कि
15-20 MNA सेनेटर्स इकट्ठे होके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि जी देखें मैं वो बंदा बैठा हूं जिसको फलाने ब्रिगेडियर साहब ने ये कहा है कि ये ऐसे करो और ये ऐसे करो। अगर ये इतना ये इसमें बात सच है, जब कहा जाता है कि आप इसको बताएं, तो फिर मैं एक और बात कहा करता हूं कि देखिए अपने 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 लोगों को खुद संभालें, उनको बकाऊ माल ना बनने दें। जब आप बकाऊ माल होगा मार्केट में तो खरीदार कोई ना कोई आ जाएगा। तो इस चीज का भी तो ख्याल रखें ना, घेर के रखें अपने लोगों को, अपने कंट्रोल में रखें, इधर उधर वो क्यों जाते हैं। और दूसरी बात ये कि हर बात करनी चाहिए सबूत के साथ और तरीके के साथ, सिर्फ हवा में चीजें उड़ाने से तो कोई मसला हल नहीं होता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेके जिसके बाद बात करेंगे कि क्या फॉरेन फंडिंग केस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस हुकूमत के खात्मे का बाइस बन सकता है। इस आम सवाल को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। अकबर इस बाबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में ताखीर के खिलाफ 19 जनवरी इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की धमकी दे दी है। ऑपोजिशन ने मुतालबा किया है कि अगर पनामा केस की रोजाना समाअत हो सकती है तो फॉरेन फंडिंग केस में ताखीर क्यों की जा रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस से आवाजें उठ रही हैं। ऑपोजिशन एहतजाज की धमकी दे चुकी है। 19 जनवरी को एहतजाज स्केड्यूल्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर। ऑपोजिशन की तरफ से क्या बयानिया सामने आ रहा है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को धोखा देके करोड़ों रुपए हासिल किए गए और वो पार्टी के अकाउंट में इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर नहीं किए गए। किसी को नहीं पता कि उस पैसे से क्या किया गया है। और जब स्टेट बैंक ने उस चोरी को पकड़ा है तो उस चोरी पे मुसलसल पर्दा पोशी की जा रही है। हम मुतालबा करते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का 1 महीने के अंदर फैसला किया जाए। 19 तारीख से पहले फैसला करें कि ये पार्टी भी जाली है, ये वजीर आजम भी जाली है, ये मैंडेट भी जाली है जो आरटीएस को बैठा कर लिया गया। और ये फैसला इंशाअल्लाह 19 से पहले होगा और अगर ना हुआ उसका खमियाजा हर किसी को भुगतना। 5 साल हुए राह फरार इख्तियार कर रहे, 60 के करीब दरखास्तें अदालतों को दी कि हमारा केस न सुना जाए और सब खारिज हुई। अब पीडीएम अपनी एहतजाजी तहरीक की इब्तिदा से ही हुकूमत हटाने का मुतालबा कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन जमातों ने हुकूमत से निजात का कोई वाज़ेह लाएमल नहीं दिया है। हुकूमत से निजात के लिए अदम एतमाद की तहरीक पर बात हुई, लेकिन ऑपोजिशन नंबर गेम पे पीछे रह गई। इसी तरह -1 फार्मूले पर गौर किया गया, लेकिन पार्टी के अंदर से पीटीआई के खिलाफ कोई भी बगावत सर उठा न सकी। अब हुकूमत से निजात के लिए ऑपोजिशन के पास फॉरेन फंडिंग केस है। सवाल यह पैदा होता है कि फॉरेन फंडिंग केस है क्या, फॉरेन फंडिंग केस हुकूमत के लिए कितना खतरनाक है, क्या फॉरेन फंडिंग केस के जरिए हुकूमत खत्म हो सकती है। इन सवालात का जवाब जानने के लिए इस केस का खुलासा आपके सामने रखते हैं। 2014 में पीटीआई के मुनहरिफ रुकन अकबर एस बाबर ने पार्टी की अंदरूनी माली बेज़ाब्तगियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर की, जिसमें उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पार्टी को ममनुआ ज़राए से फंडिंग मौसूल हुई है और मुबैना तौर पर 2 ऑफशोर कंपनीज के जरिए $30 लाख हुंडी के जरिए पार्टी के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए। अब इस दरखास्त में उन्होंने यह भी इल्जाम आयद किया कि तहरीक इंसाफ ने बैरून मुल्क से फंड्स इकट्ठा करने वाले 23 बैंक अकाउंट्स को भी इलेक्शन कमीशन से खुफिया रखा। 14 नवंबर 2014 को अकबर एस बाबर ने दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराई। इस दरखास्त के बाद तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के सियासी जमातों के फंड्स की छानबीन करने के दायरे इख्तियार को चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर 2015 को तहरीक इंसाफ के फंड्स की छानबीन के बारे में एतराज मुस्तरद करते हुए फैसला सुनाया कि इलेक्शन कमीशन पार्टी फंड छानबीन करने का इख्तियार रखता है। इसके बाद पीटीआई ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब रुख किया। पीटीआई ने 26 नवंबर 2015 को इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार और अकबर एस बाबर की बतौर मुद्दई बनने पर एतराजात की दरखास्त जमा करा दी। हाईकोर्ट में यह मामला तकरीबन 1.5 साल जारी रहा और 17 फरवरी 2017 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन केस की 80 समातें, जबकि अदालती हुक्म पर कायम स्क्रूटनी कमेटी मामले की 70 समातें कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन केस पर 24 तहरीरी हुक्म दे चुका है, जबकि स्क्रूटनी कमेटी 21 बार अहकामात सादिर कर चुकी है। 6 साल से जारी इस केस का ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं हो सका है। बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ अपने ऊपर आयद इल्जामात का जवाब देती, उन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का केस भी इलेक्शन कमीशन में दायर कर दिया। जो पार्टी फंड्स हैं उनके मुतालिक मुकदमा यहाँ पर चल रहा है और जिस तरीके से दोनों पार्टीज इलेक्शन कमीशन से इस वक्त बाकायदा दौड़ लगाई हुई है
यानी मुस्लिम लीग नून वालों ने तो जूते भी अपने उतार लिए हैं और भागी जा रहे हैं और ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर उनके पास जो फंडिंग आई वो कहाँ से आई। सवाल ये है कि 6 साल से जारी इस केस में ताखीर की वजूहात क्या है, फैसला क्यों नहीं आ रहा है, और फिर ये भी कि मुद्दई की तरफ से जो सवालात उठाए गए हैं, जो शवाहिद प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, वो कितने स्ट्रांग है। तो इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब आपके वक्त के लिए। इससे पहले कि मैं कोई भी सवाल आपसे करूं, मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अकबर एस बाबर को बेदखल कब किया था, मतलब कब कहा गया कि अकबर एस बाबर इज नो मोर पार्ट ऑफ पीटीआई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जब ये इख्तलाफात आए मेरे और इमरान के दरमियान, आई थिंक अगस्त सितंबर 2011 में, तो मैंने उनको लिख के ये तमाम अपने खदशात दिए और ईमेल की भी एक चेन है जो रिसेंटली चली थी एक टीवी चैनल पे, उसके बाद वो प्रोग्राम ही बंद कर दिया गया। तो उसमें मैंने ये तमाम सवालात उठाए कि ये पार्टी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन हो रही है, रियल इस्टेट है, फिर मनी लॉन्ड्रिंग है, फिर इलीगल सोर्सेज, और ये डॉक्यूमेंटेड है, कोर्ट के रिकॉर्ड है। सितंबर 11 2011 को शायद मैंने लेटर लिखा था 7 पेज। तो आपकी इस रंजिश पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको बेदखल किया या आपके बेदखल किए जाने के बाद ये रंजिश जो पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की है वो सामने आई? नहीं, मेरे ये इश्यूज, इन्हीं इश्यूज पे उसके बाद ये जो हमारे डिफरेंसेस बहुत पीक किए, तो फिर उन्होंने मुझे ओहदों से हटा दिया। मेंबरशिप मेरी कायम थी, जो आज भी कायम है, जो कि इलेक्शन कमीशन ने फिर उस पर वर्डिक्ट भी दिया, 5 जजेस ने। फिर उसके बाद सिंगल बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जब इन्होंने मेरी मेंबरशिप चैलेंज की, फिर डबल बेंच ने मेरे हक़ में फ़ैसला दिया। तो कंसिस्टेंटली मेरे हक़ में फ़ैसला कि नहीं, मैं मेंबर हूँ, ओहदा नहीं हो। तो उन्होंने मुझसे ओहदा ले लिया, टू पनिश मी फॉर रेजिंग दोज इशूज़, इमरान गॉट ऑफेंडेड, ये वो। तो खैर वो सारे इश्यूज़ हो गए। तो उसके बाद भी मैंने 3 साल इंतज़ार किया। मैंने तो केस 2014 में किया, डिफरेंसेस 2011 में थे। अचानक आप देखेंगे कि इजराइल की सर लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए ये मामला है कोई नवंबर 2014 का, जिस वक्त आप फॉरेन फंडिंग केस को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाते हैं। सर अब इस मामले को तकरीबन 6 साल का अरसा बीत चुका है। एक कॉमनर भी जानना चाह रहा है, ऑपोजिशन भी फॉरेन फंडिंग केस की बात कर रही है, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर हमने एहतजाज करना है, 19 तारीख दे रखी है। हुकूमत भी फॉरेन फंडिंग की केस की बात कर रही है। अब एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है, ये बयानिया बन रहा है कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस एक ऐसा केस है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिडिल स्टंप उड़ जाएगी। सर 6 साल से तो हम देख रहे हैं कुछ नहीं हुआ, ये डेडलॉक कहां पर है, फैसला क्यों नहीं आ रहा है? फैसला जो है इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये हमारी जो इदारों की कमज़ोरी है, और जो मसलतें हैं 6 साल हो गए, कोई ऐसा कोई नहीं है। और ये जो अभी इस पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है, मुझे ये कहने दें कि पीटीआई की सेकंड टियर लीडरशिप को इमरान खान से डिमांड करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर 10 2019 को हमने जो एप्लीकेशंस फाइल की कि डिले है, तो उन्होंने एक फ़ैसला दिया। उसमें उन्होंने लिखा कि हिस्टोरिक अब्यूज़ ऑफ लॉ हुआ है, तारीख़ी ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए हैं, एक वजह या दूसरी वजह से। पीटीआई को इस हवाले से बिल्कुल क्लियरली उनके खिलाफ लिखा कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो नंबर 1 फैक्टर ये आ गया। उसके बाद कमेटी बनी मार्च 2018 में, उसकी भी कुछ 70-80 उसकी हेयरिंग्स होंगी। तो जब उन्होंने पीटीआई ने जब ताउन नहीं किया, तो उन्होंने जुलाई में ख़त लिखा और ये स्टेट बैंक से 23 बैंक अकाउंट्स आ गए। अब याद रखिए कि ये 9 और 13 2009 से लेकर 2013 का पीरियड है। उस पीरियड में जो पीटीआई ने अकाउंट्स डिक्लेयर किए थे वो 2, 3 और आखिरी साल 2013 में शायद 8। अब जब ये सारे सबूत आ गए, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी थी, तस्दीक करनी थी। तो जब इलेक्शन कमीशन की जो कमेटी है वो अपने रिकॉर्ड में ये कहती है कि जी हम ये दस्तावेज़ात जो हैं ये एक अकबर एस बाबर को नहीं दे सकते या रिवील नहीं कर सकते क्योंकि हम पे पीटीआई का प्रेशर है, ये उनकी दस्तावेज़ात में लिखा हुआ है। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ने अपनी कमेटी को कहा कि आप 17 अगस्त 2020 तक अपनी कमेटी का जो रिपोर्ट है वो दें, 2.5 साल हो गए। तो जब उन्होंने रिपोर्ट दी तो उस पर 27 अगस्त 2020 को इलेक्शन कमीशन ये फैसला कहता है कि आपकी रिपोर्ट नाकिस है। अपनी कमेटी को कहता है आपने तहकीकात नहीं की, आपने सबूत की तस्दीक नहीं की, और इट इज़ वेरी पेनफुल, यानी आपने हमारे जो अहकामात है उस पर अमल नहीं किया। अब आप मुझे बताइए कि जब वो इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है, अब कमेटी को किसने उसके हाथ पांव बांधे हुए हैं, वो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहे, वो क्यों नहीं तस्दीक कर रहे। अब इसके अगले मरहले में आ जाते हैं। मसलन स्पेशल ऑडिट हुआ मार्च 2013 में,
उसमें मेरे तमाम इल्ज़ाम साबित हो गए। ये उस ऑडिट रिपोर्ट को सबूत का हिस्सा रोके हुए इस वास्ते हैं कि ऑडिटर लाहौर में बैठा है। मैंने कहा आप उससे तस्दीक करा दें, पीटीआई तो डिसऑन कर रही है। तो जब आप तस्दीक करते हैं तो मोहर लग जाती है। तो जब आप सबूत इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, उसकी तस्दीक नहीं करेंगे, तो केस आगे कैसे बढ़ेगा? मेरा ख्याल है सर ये तो एक दिन से भी कम वक्त लगता है, चंद घंटे लगते हैं इसको होने में, इसको 6 साल का वक्त नहीं दरकार होता है। अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह अभी इमरान ने ये जो शुगर स्कैम में एक फोरेंसिक ऑडिट किया, पता नहीं 10 कंपनियों को कितने का, तो वो चंद हफ्तों में वो रिपोर्ट आ गई ना, फोरेंसिक डिटेल्स। तो क्या चीज़ रोकती है? मैं हमेशा से ये कहता हूं कि देखें, इस केस का फैसला उस वक्त आएगा जब वक्त का तकाजा होगा। इंसाफ उस वक्त होगा जब, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, ये इदारे जो हैं ये आईनी इदारे हैं और ये टैक्स पेयर्स मनी पे हैं, इनको अपना किरदार अदा करना चाहिए इसी के ज़रिए। क्योंकि मेरा मकसद तो कोई और नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि एक तहरीक इंसाफ हमने जमात बनाई, हमारे हाथ जब साफ नहीं, हम दूसरों पे कैसे इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारे हाथ बड़ी साफ बात नहीं है। आप कर रहे हैं कि इंसाफ तब होगा जब वक्त का तकाजा होगा, यानी इंसाफ भी वक्त का मुतकाजी है। अब मेरा बड़ा सादा सा सवाल है अकबर साहब आपसे कि आपके पास ऐसे क्या स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं जिसकी बुनियाद पे आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस हुकूमत को घर भी बेच सकता है और खुद पार्टी जो है उसका शिराजा बिखर सकता है, खत्म हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि पार्टी का शिराजा बिखरे। मेरा मकसद है पार्टी की इस्लाह करना। मेरा मकसद है कि जिन लोगों ने बड़े बुलंद दावे किए थे और कहा था कि हम बिल्कुल क्लीन है, नहीं सर, पार्टी स्टैंड्स नो मोर। अगर पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस साबित हो जाता है तो पार्टी तो फिर उसका तो वजूद नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। नहीं, वो देखिए, वो एक हतमी जिसे फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हो जाए, वो भी फिर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करती है, फिर सुप्रीम कोर्ट। अभी हम उससे बहुत दूर हैं। अभी हमारा सिर्फ मकसद ये, और इंशाल्लाह वो वक्त नहीं आएगा क्योंकि मैं उसके सामने खड़ा हूँगा, इस वास्ते कि मेरा मकसद तो इस जमात, हमने जमात बनाई है, मैं उसका बनाने वाला हूं। इमरान लीड करता था, लेकिन अभी इंप्लीकेशंस क्या होंगे सर? हरगिज़ ये नहीं क्या कि हुकूमत तो घर चली जाएगी ना, अगर पीटीआई फॉरेन फंडिंग साबित होते हैं तो हुकूमत घर चली जाएगी फौरी तौर पे, उसके बाद पार्टी का फैसला होगा। मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जब ये फैसला हो जाए कि हाँ इसकी गैर कानूनी फंडिंग हुई है और बैरून मुल्क से हुई है, अंदर मुल्क से हुई है और बड़े पैमाने पर हुई है, जो भी उसके फैक्ट्स जब सामने आ जाते हैं, तो जो तमाम लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इसके डाउनस्ट्रीम बहुत केसेस बनते हैं, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग है, इसमें प्राइवेट बैंक अकाउंट्स पीटीआई के एम्प्लॉइज़ के उसमें पैसा है, और इसमें जो 23 बैंक अकाउंट्स हैं उसको पीटीआई की टॉप लीडरशिप ऑपरेट करती थी, इमरान खान समेत और बाकी जितने टॉप अभी अहम तरीन ओहदों पे हैं। तो जब उन्होंने अकाउंट्स कंसील किए और उसके पैसे कंसील किए और उसमें गैर कानूनी तरफ से वो पैसा आया, उसको डिस्क्लोज नहीं किया और एक गलत सर्टिफिकेट दिया, तो इम्प्लीकेशंस तो होंगी। लेकिन इसकी जो डायरेक्ट इम्प्लीकेशन बाद में आएगी वो ये कि ये जो तमाम लोग इस पैसे के इन्वॉल्व थे गैर कानूनी तरीके से, उन पे ताहयात पाबंदी लगेगी। वो किसी सियासी जमात का कोई ओहदा नहीं रख सकते और उसमें यकीनन उनके इम्पैक्ट होगा गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि जाहिर है जब गवर्नमेंट को जो लीड कर रहा है, अगर वो उसने एक फॉल्स सर्टिफिकेट दिया तो इम्प्लीकेशंस तो हैं, तो वो सारे इम्प्लीकेशंस होंगी। लेकिन जहां तक पार्टी का ताल्लुक है, मेरा मकसद तो पार्टी से है। मेरा मकसद है पार्टी को क्लेंस करना, मेरा मकसद है पार्टी को कानून के नीचे लाना। मेरा मकसद है कि जिन लोगों ने ये पार्टी बनाई थी, ये इस वक्त जो पार्टी आपको नजर आ रही है ना, ये एक मसख शुदा चेहरा है पीटीआई का। इसको पीटीआई है ही नहीं। ये जितने लोग हैं, हमने वो जेन्युइन पीटीआई को जो डॉर्मेंट है, खामोश है, और इंशाल्लाह वो उठेगी। जिस दिन उनको नजर आएगा वो सारे हम राब्ते में हैं, हम आपको दिखाएंगे कि पीटीआई क्या थी, किस किस्म के क्रेडिबल लोग थे जो कुछ करने निकले थे पाकिस्तान के लिए बेहतरी लाने के। हमने थोड़ी, ये तो इस पार्टी ने, ये जो अभी आपको नजर आ रही है तब्दीली तो नहीं है, ये तो तबाही आई है। इस तबाही से हमने बचाना है। तो अब इमरान खान विल हैव टू मेक अ चॉइस, और ये उसको करना पड़ेगा। he'll have to back off, he'll have to give space, उसको जगह देनी होगी। ये अब नहीं चल सकता इस तरह। he's played his innings। जो होना था मेरे, अगर मैं गलत होता, देखिए मैं पार्टी का वो बंदा हूं, जब इमरान खान से मेरे इख्तिलाफात हुए उसने मुझे लिख के दिया कि मेरे बाद तुम हो इस पार्टी में सबसे ज्यादा बाइख्तियार। नंबर 2 उसने लिखा, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं दिखाता नहीं हूं क्योंकि मुझे मकसद नहीं है। उसने कहा लिटरली कि तुम मेरे बाद सबसे बाइख्तियार हो इस पार्टी में, और ये मामला है। तो जब मैं सबसे ज्यादा बाइख्तियार था तो मुझे क्या जरूरत थी 2011 में इक़्तिदार तो नजर आ रहा था, क्योंकि मुझे पता था ये कौम से धोखा होने जा रहा है। मैं धोखे का हिस्सा नहीं बन सकता था, मैं इस ढोंग का हिस्सा नहीं बन सकता था कि हम दिखाएं कुछ और करें कुछ, हम लीडरशिप की कोई बात करें और सामने प्रोड्यूस कुछ और करें। इसलिए मैं जानता था, मैंने स्टैंड लिया। उस वक्त मेरे लोग नहीं मानते थे, लोग समझते नहीं थे कि ये तो शायद इसका कोई पर्सनल एजेंडा है, पर्सनल वेंडेटा है, ये वगैरह बातें होती थी।
आज सारे क्रेडिबल एंकर्स जितने हैं मुझसे ज्यादा तनकीद करें, क्योंकि फैक्ट सामने आ गए हैं, ये होना था। ठीक है, बहुत शुक्रिया अकबर साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि क्या चीनी फिर से 100 का हिस्सा अबूर करने जा रही है। इस आप सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हुकूमती दावे, फुर्तियां और बयानात के बरक्स मुल्क में चीनी की कीमतों को एक बार फिर पर लग गए हैं। क्रशिंग सीजन जल्दी शुरू किया गया, चीनी दरामद की गई, मिडिल मैन का किरदार खत्म किया गया, गन्ने की इमदादी कीमत भी बढ़ाई गई। लेकिन इस सब के बावजूद चीनी महंगी क्यों हो रही है? क्या मुल्क में एक बार फिर चीनी का बहरान पैदा होने जा रहा है? इस हवाले से शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वजीर आजम के नाम एक खत लिखा है जिसमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार वाज़े तौर पर किया गया है। खत में कहा गया है कि हुकूमती अहकामात पर क्रशिंग 30 नवंबर से 15-20 रोज कबल शुरू की गई। गन्ने से रिकवरी इंतहाई कम रही और मुल्क तकरीबन 3 लाख टन चीनी से महरूम हुआ। खत में कहा गया है कि हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी कि मिडिल मैन को दखल अंदाजी की इजाजत नहीं होगी, मिडिल मैन के किरदार को कम किया जाएगा। कहा गया था कि 200 रुपए फी मन गन्ने की कीमत यकीनी बनाई जाएगी, लेकिन तमाम सूबों के केन कमिश्नर मिडिल मैन का किरदार खत्म कराने में मुकम्मल नाकाम रहे। खत में मजीद कहा गया है कि गन्ने की फी मन कीमत 270 से 300 रुपए तक पहुंच चुकी है। आवाम को चीनी 75 रुपए फी किलो के मुनासिब रेट पर दस्तयाब हो, लेकिन चीनी की कीमत एक बार फिर 100 रुपए किलो से ऊपर जाने का खदशा है। खत में दरखास्त की गई है कि चाहते हैं कि चीनी की कीमत नीचे लाई जा सके। वज़ीर आज़म शुगर मिल्स को गन्ने की हुकूमती मुकर्ररा जो कीमत है उस पर फराहमी यकीनी बनाए। खत में मुतालबा किया गया, यानी जो इस वक्त शुगर मिल्स एसोसिएशन है उसका मुतालबा यह है कि जो गन्ना है वो 200 रुपए फी मन के हिसाब से जो सरकार ने मुकर्रर किया था उस रेट पर अगर मिल जाए तो हम चीनी मुनासिब नरखों पर मार्केट में ला सकते हैं। अब यकीनन शुगर मिल्स एसोसिएशन का खत कई दावों का पर्दा चाक कर रहा है जो माजी में हुकूमत की जानिब से किए जाते रहे हैं। हुकूमत माजी में क्या दावे करते रही है उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। चीनी के अंदर बदकिस्मती से एक पूरी कार्टलाइजेशन है जो कि कंपटीशन कमीशन ने अब वाज़े तौर पर सामने रख दी है कि मिल के प्राइस ऊपर कर देते हैं, जो बड़ी बदकिस्मती है। और इंशाल्लाह उसके ऊपर अब हम पूरा कदम उठा रहे हैं। ये मैं यकीन दिलाता हूँ अपनी कौम को कि ये आगे नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि गन्ना महंगा क्यों हो रहा है, मिडिल मैन का किरदार क्यों बढ़ रहा है। हुकूमत ने फैसला किया कि किसानों को कच्ची पर्ची की बजाय बैंक अकाउंट के जरिए रकम अदा की जाएगी। असल मसले का आगाज यहां से हुआ। कई किसानों का अकाउंट मौजूद नहीं था या बैंक कई किलोमीटर दूर था। इस तमाम सूरत हाल में मकामी मिडिल मैन किसानों से गन्ने की खरीदारी नकद पर करते हैं और इस पर अपना मार्जिन रखकर मिलों को फरोख्त करते हैं, जिसकी वजह से शुगर मिल्स के लिए खाम माल की कीमत बढ़ रही है। यही नहीं है बल्कि चीनी महंगी होने की वजह चीनी की खरीदो फरोख्त पर सट्टा भी है। ज़राए के मुताबिक चीनी की पैदावार के बावजूद कीमतों में इजाफा सट्टे का बाइस हो रहा है। शुगर मिल्स में इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग शुरू होने से पहले जो खेला गया सट्टा है यकीनन उसके समरात आवाम के सामने आ रहे हैं। FIA ज़राए के मुताबिक चीनी की खरीदो फरोख्त के लिए सट्टा वस्त जनवरी और फरवरी के लिए खेला गया। सट्टे का तदारुक ना किया गया तो अगले माह तक चीनी की कीमत 115 रुपए फी किलो तक पहुंचने का खदशा है। चीनी में सट्टा कैसे खेला जाता है इसकी वजाहत वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने खुद की थी। वो क्या कह रहे थे कि चीनी के मामले पर कैसे सट्टाबाजी होती है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं उनके अंदर ये लिखा गया है कि जो शुगर मिल्स हैं वो तवातर से अपने किसानों को जो उनको गन्ना बेचते हैं उनको स्पोर्ट प्राइस से भी कम, इंतहाई कम दाम अदा करते हैं। तकरीबन तमाम मिलें 15% से लेके 30% तक गन्ने के वज़न में कटौती करते हैं, जिसका डायरेक्ट नुकसान किसान को होता है। और इसके साथ साथ किसान को कुछ मिलों में ये देखा गया है कि कच्ची पर्ची का सिस्टम है। CPR की जगह कच्ची पर्ची के ऊपर उनको अदायगियाँ की जाती हैं, तो वहाँ पे वो 140 रुपये से भी कम है। इसके साथ साथ ये भी देखने में आया है कि किसान को मुख्तलिफ मिल मालकान अनऑफिशियल बैंकिंग भी करते हैं, जहाँ पे वो एडवांस पैसे देते हैं या कोई जिन्स देते हैं फर्टिलाइज़र की मद में। उस मद में भी क्योंकि वो रेगुलेटेड बैंकिंग नहीं है, अनरेगुलेटेड बैंकिंग है, तो 35% तक उससे प्रॉफिट की रेशो में भी वसूली कर ली जाती है। अब एक तरफ हुकूमत चीनी की कीमत को कम करना चाहती है, दूसरी जानिब वो मिडिल मैन के किरदार को खत्म करने और फिर हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत पर मिलों को गन्ने की फराहमी यकीनी बनाने की अपनी जिम्मेदारी से कतरा रही है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत शुगर मिल्स मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करे
और अपनी जिम्मेदारियां बतरीके एहसन निभाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे मसाइल से बचा जा सके। अदरवाइज वही होगा जो शुगर मिल्स एसोसिएशन कह रही है, यानी चीनी 100 का हिस्सा एक बार फिर से उबूर कर जाएगी और आम आदमी के मसाइल में इजाफा हो जाएगा। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि बिजली ब्रेकडाउन की असल वजह क्या थी, और फिर बिजली ब्रेकडाउन तो हो गया लेकिन आम आदमी का ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, इस आम मामले को उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। हुकूमत ने एक बार फिर आवाम पर बिजली बम गिरा दिया है। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में ₹1.06 फी यूनिट इजाफा कर दिया है। ये इजाफा अक्टूबर और नवंबर के महीनों के लिए किया गया है। इस इजाफे के बाद सारिफीन पर 8 अरब 40 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। ये पैसा आम सारिफ की जेब से जाएगा। ये इजाफा एक ऐसे वक्त में हुआ है जब कौम को एक साल में गर्दिशी कर्जों की मद में 538 अरब रुपए इजाफे की रिपोर्ट सामने आई है। यानी सर्कुलर डेट बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। यही नहीं है बल्कि एक रोज कबल हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब मुल्क को तारीखी ब्रेकडाउन का सामना भी करना पड़ा। तहकीकाती रिपोर्ट में जूनियर एहलकारों की मअतली की सिफारिश तो की गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तर्जुमान ब्रेकडाउन की अनोखी मंतक पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुकूमती तर्जुमानों की तरफ से क्या मंतक पेश की जा रही है, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। माजी की हुकूमतों में जनरेशन पे ज्यादा तवज्जो दी गई और जो बिजली का निज़ाम होता है उसकी बुनियादी तौर पे 3 पहलू होते हैं। एक जहाँ से कि बिजली पैदावार, दूसरी उसकी तरसील और तीसरी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हमारे पास वो जो तरसील है वो उसके मुताबिकत नहीं रखती और नतीजतन यही होता है कि हमारा जो सिस्टम है उसको 24 से 25,000 26,000 तक मैक्सिमम उसको उठाने के काबिल होता है। इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं कि जो तरसील का जो निज़ाम है उस पे हमारी हुकूमत तवज्जो दे रही है। जहां ये बज़ाहिर सच है कि गुड्डू पावर स्टेशन में हफ्ते की रात को एक इंसानी गलती ने बिजली की बंदिश को जन्म दिया और इसके असरात मुल्क भर के बेशतर हिस्सों में महसूस किए गए, वहीं इसकी बुनियादी वजह नाकिस इंतजामात और इसके नतीजे में कौमी ग्रिड में हिफाजती इंतजाम की नाकामी थी। हुकूमती इल्ज़ामात तो साबिका हुकूमतों पर है। यकीनन हुकूमत माजी में भी ऐसी करते आई है। जब कोई इशू होता है तो उसका इल्ज़ाम बिला सोचे समझे माजी की हुकूमतों पर धर दिया जाता है, लेकिन हकीकत में पीटीआई हुकूमत खुद ही बिजली के सारे निज़ाम को एडहॉक बुनियादों पर चला रही है। यही नहीं है बल्कि ट्रांसमिशन लाइन्स की खराबी भी इसकी बड़ी वजह थी। ब्रेकडाउन की इब्तदा गुड्डू में एक स्विच की खराबी के बायस हुई। अब होना तो ये चाहिए था कि नेशनल ग्रिड इस खराबी को खुदकार निज़ाम के तहत दुरुस्त कर लेता, ऑटोमेटेड सिस्टम होता और उसको खुद से फिक्स कर लिया जाता, लेकिन लाइन में खराबी के बायस ऐसा नहीं हो सका। गुड्डू से भी ट्रांसमिशन लाइन धुंध और दीगर माहौलियाती मसाइल के बायस परेशानी का मरकज बन चुकी है। माजी में किसी भी मसले से बचने के लिए सालाना बुनियादों पर मुख्तलिफ औकात में इस ट्रांसमिशन लाइन को धोया जाता है। 2015 के ब्रेकडाउन के बाद साबिका हुकूमत ने इस लाइन पर खुसूसी तवज्जो दी, जिसके बायस आज तक कोई मसला पेश ना आया। माजी की हुकूमतों ने पैदावारी सलाहियत में इजाफे के साथ साथ ट्रांसमिशन लाइन्स की बेहतरी के लिए काम भी किया, लेकिन ज़राए के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने गुज़श्ता 2.5 साल के दौरान इस ट्रांसमिशन लाइन की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। अगर लाइन पर मजीद तवज्जो ना दी तो ऐसे मजीद वाक़यात हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ब्रेकडाउन माजी की हुकूमतों के बायस हुआ? जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। यही राय हमने अवाम से जानने की कोशिश की है। अवाम क्या राय रखते हैं? ये जो कुछ हुआ ये माजी की हुकूमत की वजह से हुआ या मौजूदा हुकूमत इसकी जिम्मेदार है? अवाम की ज़ुबानी सुनिए। ये आए रोज़ इजाफा बिजली के बिल हो, गैस बिल हो, और ख़ुसूसन इस दौर में महंगाई के दौर में ना हुकूमत पेंशन में तनख्वाह में जो सैलरी में बढ़ाते हैं, ना कुछ हम कमाई करने के ज़रिए ख़ुसूसन हम स्टूडेंट लोगों के लिए जो हॉस्टल में रहते हैं और पे करना पड़ता है हमें। वो चोर है, वो चोर है, उसको आप छोड़ दें, उसको आप छोड़ दें। अब अपना मैंडेट देखिए कि आपने क्या करना है। 2.5 साल से यही सुनते आ रहे हैं पुरानी हुकूमतों का। मैं खुद पीटीआई को सपोर्ट करता था, लेकिन इनके ये बातें सुन सुन के ना अब हम लोग भी थक गए हैं पुरानी हुकूमतों का। ये जो हुकूमत ने जो हाल ही में जो बिजली के यूनिट कीमतों में इजाफा किया है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। तो जो बुरा काम होता है, जो गलत काम होता है, वो पिछली हुकूमत पे डाल देते हैं, जो कि सरासर जाती है। इनको हुकूमत करनी आती नहीं है। ये बिजली की प्राइस इन्होंने हर रोज़ एक नया, हम सुबह उठते हैं कुछ और होती है, रात को कुछ और होती है। इनको चाहिए जी कि या तो ये हम लोग ब्लू एरिया में ये दुकानें चलाते हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि इस सारी जो इनकी बिजली की कीमतें हैं
उसमें अपने बाकी मामलात को देखना बड़ा मुश्किल होता है। तो काइंडली आपके दोस्तों से हम इनको यही कहना चाहेंगे कि एक दफ़ा हमें बता दिया जाए, कोई एक दफ़ा ही कोई बिजली का रेट फिक्स कर दिया जाए कि हमें पता हो कि अगले 5 साल तक यही रेट रहने वाला है। मेरे रियासत आपके तर्जुमान एक बार फिर आपको गलत आदाद शुमार बता रहे हैं, आपसे फिर हकायक पोशीदा रखे जा रहे हैं। माजी की हुकूमतों पर इल्ज़ाम तराशी करके खुद बरी जमा होने की कोशिश की जा रही है। अवाम पर एक जानिब महंगी बिजली की सूरत में बोझ बढ़ाया जा रहा है, दूसरी जानिब गर्दिशी कर्जों की सूरत में कौमी खजाने को टीका लगाया जा रहा है। यानी अवाम के लिए दो धारी तलवार है। इसके बावजूद बिजली मैसर है और ना ही बिजली का मौसर तरसीली निज़ाम है। अब अवाम जाएं तो जाएं कहाँ? मेरे रियासत किसी भी मसले का वक्ती हल तलाश करने की बजाय देरपा बेहतरी की तरफ तवज्जो देनी होगी। तर्जुमानों की गलत बयानी और आदाद शुमार के हेर फेर से खुद को बचाना होगा, तभी हुकूमती कारकर्दगी बेहतर होगी और अवाम का रियासत पर एतमाद भी बढ़े। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।